हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इस वीडियो का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले सबसे पहले आखिर पूर्वोत्तर जो भारत है उसका आखिर मतलब क्या होता है। तो बच्चों, पूर्वोत्तर भारत का मतलब क्या होता है, इस क्षेत्र में 7 राज्य आते हैं, जिसमें से अगर देखा जाए भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 0.4% जो आबादी है वो इन 7 राज्यों में रहती है। मतलब जनसंख्या यहाँ बहुत कम है। और यहाँ की जो सीमा यानी बॉर्डर जो होती है वो चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से लगती है। और इसके साथ साथ बच्चों, ये क्षेत्र क्या करता है, भारत के लिए दक्षिणी पूर्वी एशिया में जाने का क्या करता है, रास्ता देता है। एक तरीके से दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत को। अब आ देखो बच्चों, जैसे त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मेघालय की जो खासी की पहाड़ियां, ठीक है ना, पहले अलग रियासत थी ये सारी। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ, इसे भारतीय संघ का हिस्सा बना लिया गया था। यानी इन सभी को क्या कर लिया गया, भारत में जोड़ लिया गया था। अब बात करते हैं बच्चों, मिजोरम और नागालैंड में किस प्रकार से अलगाववादी आंदोलन चलाए गए थे। देखो बच्चों, अगर मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन के बारे में बात की जाए तो आखिर मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन क्यों हुआ था। अलगाववादी का मतलब क्या है, देश से अलग होने की भावना। तो हुआ क्या था बच्चों, आजादी के बाद जो वहां मिजो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ, तो मिजो पर्वतीय क्षेत्र को क्या हुआ, असम के लिए, जो असम से ना बच्चों अलग स्वायत्तता चाहिए थी उन लोगों को। तो इसीलिए बाद में क्या किया गया था, मिजो पर्वतीय क्षेत्र को बाद में एक अलग जिला बना दिया गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी तो ब्रिटिशियस यानी ब्रिटिशियस के अंग तो रहे नहीं, यानी ब्रिटिश इंडिया के भाग तो वो कभी रहे नहीं, या गुलाम तो रहे नहीं, ठीक है, उनका कोई संबंध नहीं था। तो 1500 यानी 90 सॉरी बच्चों 1959 में क्या हुआ, मिजो पर्वतीय इलाकों में क्या हुआ, भारी अकाल पड़ गया एक बार। तो जब ये मिजो पर्वतीय इलाके में जब अकाल पड़ा तो असम की सरकार से क्या किया, इन लोगों ने अकाल से समुचित प्रावधान करने के लिए मांगा, मतलब उन्होंने मदद मांगी असम की सरकार से। लेकिन असम की सरकार क्या हुई, इन मिजो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग थे, इन लोगों को पूरी तरीके से सहायता पहुंचाने में नाकामयाब रही। इसी के बाद क्या हुआ, यहाँ के लोगों ने अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करना शुरू कर दिया और जन समर्थन है वो जुटाना शुरू कर दिया था। बात करते हैं गतिविधियों की, जैसे क्या हुआ था। अब इसमें क्या हुआ बच्चों, अब लाल डेंगा के नेतृत्व में क्या हुआ, मिजो नेशनल फ्रंट का गठन हुआ था, जिसने क्या किया था, सशस्त्र अभियान चलाया था यहाँ ने। और जो 2 दशकों तक जो चले यहाँ संघर्षों ने क्या किया था, भारतीय जो थल सेना और वायु सेना का इसमें क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, दोनों पक्षों की क्या हुई थी, भारी हानि हुई थी। मतलब मिजोरम को भी हानि हुई थी और भारतीय सेना को भी इसमें हानि हुई थी, है ना। फिर क्या हुआ, समझौता हुआ बच्चों। अब 1986 में राजीव गांधी जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और लाल डेंगा के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ। और इस प्रकार से मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और लाल डेंगा को क्या किया गया था, वहां का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब ये देखा जाए ना, तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे शांति प्रिय राज्य जो है ना बच्चों, वो मिजोरम है। अब बात करते हैं नागालैंड के बारे में। इसी प्रकार की जो कहानी नागालैंड के बारे में भी है। तो हुआ क्या था, 1951 में क्या हुआ था, अगमी जापू फिजो के नेतृत्व में क्या हुआ था, नगा यानी नागालैंड में जो लोग रहते हैं उन्हें नगा कहते हैं, तो नगा लोगों की एक वर्ग ने क्या किया था, स्वतंत्रता की मांग करी थी। तो फिर क्या हुआ था बच्चों, फीजा ने क्या किया था, जो उस समय फीजा थे, है ना, उन्होंने क्या किया था, मतलब बातचीत के जो सभी के सभी जो प्रस्ताव थे वो सारे ठुकरा दिए थे। भारत सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की थी इनको मनाने की, लेकिन उन्होंने सारी की सारी बातचीत के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। और इसके बाद क्या हुआ, वहां हिंसक विद्रोह हो गया, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, नागालैंड के एक गुट ने क्या किया, भारत सरकार के साथ समझौता किया। लेकिन क्या हुआ, अन्य विद्रोहियों ने क्या किया, इन समझौते को नहीं माना। और इसी तरीके से क्या है, नागालैंड की समस्या का समाधान ना उस समय हो पाया था और ना अब हो पाया। अभी भी वहां के लोगों को इस प्रकार से मतलब अलगाव की अभी भी भावना है नागालैंड में। अब बात करते हैं आंसू के बारे में, आंसू आंदोलन। अब ये मत समझना आंसू का मतलब तुम्हारे आंखों से निकलने वाले आंसू ना,
देखो हुआ क्या बच्चों, 1979 में क्या हुआ था, असम में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन बनाया गया, जिसे आंसू कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, विदेशियों के विरोध में क्या किया था, एक आंदोलन चलाया। इसी को कहा जाता है आंसू आंदोलन। अब आंसू क्या था बच्चों, एक छात्र संगठन था। इसका जुड़ाव जो था वो किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल से नहीं था। आंसू का जो आंदोलन था ना बच्चों, वो इलीगल तरीके से जो बांग्लादेश से जो लोग भारत में या असम में आ रहे हैं, है ना, और अन्य लोगों के दबदबे या मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के जो नाम थे ना बच्चों, या प्रवासियों के जो नाम दर्ज कर लिए गए थे, उनके खिलाफ था आंसू का आंदोलन। अब हुआ क्या था, इस आंसू आंदोलन जो था ना बच्चों, तो आंसू आंदोलन की मांग थी कि 1951 में के बाद जितने भी लोग जो थे ना, वो असम में आए हैं या आकर बसे हैं, उसे असम से क्या करी जाए, पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाए। इस आंदोलन ने नए तरीकों का आजमाया था, अलग अलग तरीके आजमाए थे, है ना, और असमी जनता के हर तबके का इन्होंने क्या किया था, मतलब आंसू जो था ना, आंसू जो संगठन था, तो असम के हर लोग क्या करते थे, आंसू को सपोर्ट किया करते थे। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन भी मिला हुआ था, और आंदोलन के दौरान क्या हुआ, हिंसक और त्रासदिक घटनाएं हुई थी। बहुत से लोग इसमें मारे भी गए थे, बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और काफी ज्यादा धन या पैसे का भी इसमें क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। और इसके साथ साथ आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही तक रोक दी गई थी। जैसे कि बिहार में स्थित बरौनी के तेल आपूर्ति रोकने की भी कोशिश की गई थी। बरौनी जो है आपका बिहार में है बच्चों, है ना। तो इस तरीके का हुआ था आंसूगढ़। अब बात करते हैं असम गण परिषद का निर्माण। यानी इस आंसू ने आंदोलन तो किया, लेकिन इसके बाद में प्रभाव क्या हुए। तो हुआ क्या बच्चों कि 6 साल की स्वतंत्रता के बाद जो राजीव गांधी के नेतृत्व वाली जो सरकार ने क्या किया, आंसू के नेताओं से बातचीत करी, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1985 में समझौता हुआ। और समझौते में ये बात तय की गई कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद सालों में असम आए हैं, अर्थात जो 1971 के बाद, ठीक है, जो असम में आए हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद क्या हुआ, आंसू ने और जो आंसू था और असम गण संग्रह जो परिषद था, इन्होंने आपस में मिल गए थे, और अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में इन्होंने क्या किया था, संगठित कर लिया था। यानी ये दोनों ही मिल गए, और इस तरीके से इसका नाम क्या हुआ, बदल गया, और इस पार्टी का जो नाम था वो असम गण परिषद रखा गया। और असम गण परिषद 1985 में इस वादे के साथ शासन में या सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ बच्चों असम की समस्या का समाधान। अब बात करते हैं बच्चों सिक्किम का विलय। अब भाई सिक्किम जो राज्य था वो किस तरीके से भारत में शामिल हुआ। तो बच्चों पहली बात तो आप याद रखना कि आजादी के समय जो था, सिक्किम को भारत का एक तरीके से शरणार्थी माना जाता था, है ना। सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामलों का सीमा भारत सरकार का था। मतलब जो जिम्मा था ना, ये भारत सरकार का था कि उनकी रक्षा की जाएगी, है ना, और उनकी मतलब सरकार के साथ ये वादा किया था। जबकि सिक्किम की आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा कौन संभालेंगे, चोंगियाल के हाथों में रहेगा। यानी सिक्किम के जो राजा थे वो चोंगियाल थे। ये व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पाई, क्योंकि क्या हुआ, सिक्किम की जो स्थानीय जनता थी ना, वो लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को संभाल नहीं सकी। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि वहां के जो लोग थे ना, वो लोकतंत्र को अपनाना ही नहीं चाहते थे। तो हुआ क्या, सिक्किम की आबादी में एक बड़ा हिस्सा क्या था, नेपाल का था। और नेपाल की मूल की जनता के मन में ये भाव था या घर कर गया था कि चोंग्याल जो थे वो अल्पसंख्यक जो चोंग्याल अल्पसंख्यकों या लेपचा भुटिया, ये जाति होती है बच्चों, कि एक छोटे से अभिजन का शासन उन पर लाद रहे हैं। वहां के लोगों को ऐसा लग रहा था, है ना। तो अब बात करते हैं भारत में
भारत में विलय करने की प्रक्रिया सिक्किम की, अब किस तरीके सिक्किम भारत का हिस्सा बना। तो देखो बच्चों, सिक्किम जो विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक जो चुनाव हुआ था ना बच्चों, वो 1974 में हुआ था और इसमें सिक्किम कांग्रेस को काफी ज्यादा भारी जीत मिली थी। उसके बाद क्या हुआ, ये पार्टी जो थी ना बच्चों, वो सिक्किम को भारत के साथ जोड़ना चाहती थी। जो कांग्रेस वहां थी, वो सिक्किम को भारत के साथ जोड़ना चाहती थी। और सिक्किम विधानसभा से पहले भारत के जो सह प्रांत जिसे हम बनने की कोशिश की गई और इसके बाद 1975 के अप्रैल में एक प्रस्ताव पारित हुआ था सिक्किम और भारत के बीच। अब इस प्रस्ताव में था क्या बच्चों, इस प्रस्ताव में भारत के साथ सिक्किम को पूरी तरीके से मिलाने की बात कही गई थी। और इस प्रस्ताव के तुरंत बाद इसके बाद क्या हुआ बच्चों, सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में जनता ने विधानसभा के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। कहने का मतलब क्या है, यानी विधानसभा का जो फैसला था, वहां के सिक्किम के लोगों ने इस फैसले को मान लिया और भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा से अनुरोध किया कि अनुरोध किया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था। चोंग्याल ने इस फैसले को नहीं माना था, ठीक है ना, क्योंकि वो राजा था तो उसने फैसले को नहीं माना और इसके समर्थन में भारत सरकार पर साजिश रचने और बल का प्रयोग करने का आरोप लगाया चोंगियाल ने, कि भारत सरकार ने क्या किया है, बल पर या अपनी शक्ति के बल पर क्या किया है, सिक्किम को भारत का अंग बनाया है। ये चोंगियाल ने क्या किया, भारत पर आरोप लगाया। भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन मिल चुका था, वहां के लोग तो यहाँ समर्थन कर चुके थे कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लेकिन इस कारण ये मामला सिक्किम की राजनीति में कोई विभेदनकारी मुद्दा नहीं बन पाया। चोंगियाल बोलते रहे कि मैं नहीं चाहता सिक्किम भारत में शामिल हो, लेकिन जनता तो मोहर लगा ही चुकी थी और इस तरीके से सिक्किम का क्या हुआ बच्चों, भारत में पूरी तरीके से विलय हो गया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक के बाद बात करते हैं गोवा की मुक्ति। अब गोवा की मुक्ति का मतलब क्या है, गोवा की आजादी। देखो बच्चों, गोवा, दमन एंड दीप आपने सुना ही होगा। तो 16वीं सदी में क्या हुआ था, यहाँ पोर्टुगीज यानी पुर्तगाल के अधीन था, यानी पुर्तगाल का शासन था यहाँ पुर्तगालियों का। और 1947 में भारत की आजादी के बाद जो यहाँ पोर्टुगीज थे, वो पुर्तगालों का यहाँ राजा शासन था और महाराष्ट्र के सामाजिक सत्याग्रहियों के सहयोग से गोवा में आजादी का आंदोलन चला दिया गया, है ना। और 1961 में भारत सरकार ने क्या किया, गोवा में अपनी एक सेना भेजी, है ना बच्चों, और गोवा को आजाद करा लिया गया और गोवा, दमन एंड दीप को इस तरीके से संघ शासित प्रदेश बनाया गया। इसके साथ साथ भारत का सर्वप्रथम जनमत संग्रह जनवरी 1967 में गोवा को महाराष्ट्र में शामिल होने या अलग बनने रहने के लिए कराया गया था, जो सबसे पहला जनमत संग्रह था, है ना बच्चों। और अलग बनने, इसके साथ साथ 1987 में गोवा को भारत संघ का एक राज्य बना दिया गया। पहले महाराष्ट्र में इसे शामिल किया गया था, लेकिन जब गोवा में जनमत संग्रह कराकर क्या किया गया, इसे गोवा को महाराष्ट्र से अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया था, ठीक है। तो ये था। अब बात करते हैं बच्चों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, द्रविड़ आंदोलन। अब आप बोलोगे आखिर ये द्रविड़ क्या है, तो देखो बच्चों, साउथ के लोगों को भी द्रविड़ी कहा जाता है, जो वहाँ भाषा यूज होती है। तो द्रविड़ आंदोलन, देखो बच्चों, द्रविड़ आंदोलन का जो उदय हुआ था, ये आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे ताकतवर आंदोलन था। आंदोलन का जो नारा था यहाँ के, यानी द्रविड़ आंदोलन का जो नारा था, वो था हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, ये नारा था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं, देखो बच्चों, द्रविड़ आंदोलन का जो नेतृत्व था, वो तमिल सुधारक कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है ईवी रामास्वामी नायकर। इन्हें इतिहास में पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, 1944 में द्रविड़ कशगम नामक एक पार्टी का गठन किया था। द्रविड़ कशगम, है ना बच्चों, इस पार्टी का इन्होंने गठन किया और इन्होंने मुख्य मांग इनकी क्या थी, इस पार्टी के जरिए, है ना, इन्होंने कुछ मांगे रखी, जैसे कि पहली, जो कल्लाकुड़ी नामक जो रेलवे स्टेशन है ना, इसका नाम बदल दिया जाए। इस सरकार ने क्या किया था, पहले नाम बदल दिया था, है ना। पहले इसका जो कल्लाकुड़ी जो नाम है, पहले इसका डालमियापुरम था। तो यहाँ के मतलब यानी पेरियार ने कहा कि भैया दोबारा से आप डालमियापुरम इसको कर दो, है ना, और इस स्टेशन का मूल नाम किया जाए, ये बात कही थी।
दूसरा इन्होंने ये मांग रखी कि स्कूली पाठ्यक्रम यानी स्कूल की जो पुस्तकें हैं, है ना? उसमें क्या किया जाए, तमिल संस्कृति के इतिहास को पढ़ाया जाए, ये ज़्यादा महत्व दिया जाए। और तीसरी इनकी मांग थी कि राज्य सरकार के जो शिल्पकार शिक्षा और कार्यक्रम को लेकर थी, संगठन के अनुसार नीति समाज में जो ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहती थी, है ना? कि जो ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है उसको बढ़ावा देना चाहती थी। और जो वहाँ की एक पार्टी थी जिसका नाम था डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कषगम, वो हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा देने के खिलाफ थे। उन्होंने कहा ना भाई हम हिंदी को नहीं अपनाएंगे। तो याद रखना, आपसे प्रश्न पूछ भी सकता है कि भारत में पहला हिंदी विरोधी आंदोलन कहाँ चला था? तो तमिलनाडु में चला था। ठीक है बच्चों, तो ये था इस वीडियो का सेकंड पार्ट और कंप्लीट पार्ट है बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।